नमस्कार दोस्तों, ये आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ बैलेंस शीट का नया फॉर्मेट। हाँ जी दोस्तों, पार्टनरशिप फॉर्म और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म को एक नए बैलेंस शीट फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ है। आईसीएआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब चेंज हो गया है, मतलब कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेंज हो गया है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के लिए। तो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ कौन सी हैं? जैसे कि पार्टनरशिप फर्म या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, ये नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ में आती है। तो इनके नए बैलेंस शीट के फॉर्मेट को फॉलो करना होगा। तो चलिए समझेंगे कि क्या गाइडलाइंस है, कब से इफेक्टिव है और कौन कौन सी पार्टनरशिप फॉर्म के लिए ये एप्लीकेबल होगा। बहुत कुछ समझने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ ये फॉर्मेट भी है जो मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में कि नए बैलेंस शीट फॉर्मेट को कैसे फॉलो करना पड़ेगा पार्टनरशिप फॉर्म और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म के लिए। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों देख सकते हैं, सीए इंस्टीट्यूट ने आईसीएआई ने गाइडलाइंस इशू किया है कि किस प्रकार से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब पार्टनरशिप फॉर्म के केस में नए बैलेंस शीट के फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो समझते हैं। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए, कॉर्पोरेट एंटिटीज जो होती थी वो कंपनीज जो होती हैं वो उनको कॉर्पोरेट एंटिटी बोलते हैं। ठीक है, कंपनी एक्ट में अगर रजिस्टर्ड हो तो कॉर्पोरेट एंटिटी होती है, और जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड ना हो वो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी होती है। तो जो ये वाला बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, शेड्यूल 3 के अंदर कंपनीज एक्ट में बताया गया है। ठीक है, शेड्यूल 3 वाली बैलेंस शीट का फॉर्मेट है ये। तो हमें इसी फॉर्मेट को अभी फॉलो करना पड़ेगा नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए। साथ ही साथ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी एप्लीकेबल होगा, जो कि देख सकते हैं 3 तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि कंपनीज के लिए स्पेसिफाई है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि कंपनीज के लिए है स्पेसिफाई अदर देन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि आईसीएआई ने प्रिस्क्राइब किया है अदर देन कंपनीज के लिए, मतलब ऐसी एंटिटी जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज होगी। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें इनका जो ऑडिट होगा नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज का, अब इस नए गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट के फॉर्मेट को फॉलो किया जाएगा। तो समझ लो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज कौन सी होती है। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज ऐसी एंटिटी होती है जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, या आप कह सकते हो इंडिविजुअल फर्म या प्रोप्राइटरशिप, ये नॉन कॉर्पोरेट में आते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये भी नॉन कॉर्पोरेट में है। पार्टनरशिप फर्म, अब पार्टनरशिप फर्म 2 कैटेगरी के हो गए, एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म और एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म कौन होती है? रजिस्ट्रार के पास, जो सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड हो, उसके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो, तो वो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म होती है। और अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म कौन सी होती है? जो केवल नोटरी के बेस पे रजिस्टर्ड हो। ठीक है, इसके पास कोई अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है। जीएसटी वाला नंबर नहीं, जीएसटी 2 अलग नंबर होता है, ना ही पैन नंबर, एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। जब आप रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड कराते हैं, तो जब आप रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड कराओगे तो वो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप हो जाएगी, और रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड नहीं कराओगे, केवल नोटरी पे बनाओगे, तो वो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म हो जाएगी। तो ये भी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में आती है। साथ ही साथ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जैसे कि कोई पार्टनरशिप फर्म जो ऊपर कवर नहीं है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWA, ये भी नॉन कॉर्पोरेट में है। सोसाइटी के अंदर कोई रजिस्टर्ड है फर्म सोसाइटी एक्ट में, वो, या कोई ट्रस्ट या कोई एनजीओ, ये भी नॉन कॉर्पोरेट में है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ऑटोनोमस बॉडी, या कोई और अदर ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रोफेशनल या बिजनेस एक्टिविटीज कर रही है, ये सभी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में आ जाती हैं। तो इन सभी को न्यू बैलेंस शीट फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। इफेक्टिव डेट क्या है? इफेक्टिव डेट 1 अप्रैल 24 के बाद से ये वाला फॉर्मेट फॉलो होगा। यानी अब ये जो फॉर्मेट है, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म हो या अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म हो, सबके लिए एप्लीकेबल होगा। तो चलिए समझते हैं बैलेंस शीट को एक बार। तो सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म का ऊपर नेम आ गया। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी तो लिमिटेड लायबिलिटी लिखो, नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म है तो नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म का नाम, फिर बैलेंस शीट की डेट, फिर 2 ईयर का कंपैरिजन होगा। लास्ट ईयर में क्या था आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी, पार्टनर्स फंड कितना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट की डिटेल आपको देनी पड़ेगी। ये शेड्यूल के अंदर बताया गया। देखो ये नोट्स जो हैं, ये नोट्स इसमें देख सकते हो, नोट्स के अंदर सारी डिटेल है कि कैपिटल अकाउंट के अंदर कितनी है। नॉन करंट लायबिलिटीज देनी होगी, उसके बाद करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल्स, फिर एसेट्स की डिटेल जाएगी, जैसे नॉन करंट एसेट्स,
फिर करंट एसेट्स, फिर उसके अंदर अदर सब हेड्स हैं, फिर इनका टोटल, फिर आपको एंटिटी के बारे में ब्रीफ में डिटेल्स बताना पड़ेगा, अकाउंटिंग पॉलिसीज की समरीज होगी, नोट्स दो है वो इस बैलेंस के साथ लगाने होंगे, ठीक है, क्योंकि ये अकाउंट नोट्स जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इंटरनल पार्ट्स है। इसी प्रकार से स्टेटमेंट ऑफ P&L आ गया, फॉर्म का नाम आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम के बाद यहाँ पे एक्सपेंसेस आ गए, ठीक है, टोटल एक्सपेंसेस ये आ गया, प्रॉफिट आ गया यहाँ पे, बिफोर एक्सेप्शनल्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड पार्टनर रेमुरेशंस हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉफिट बिफोर रेमुरेशंस, पार्टनर रेमुरेशन लेने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, फिर टैक्सेस के एक्सपेंसेस निकालने के बाद आफ्टर टैक्स जो भी बेनिफिट आया उसका ये आया, प्रॉफिट एंड लॉस आया फ्रॉम कंटिन्यूस ऑपरेशन से, फिर प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर यहाँ पे ये आ जाएगा कैलकुलेट होके। फिर नोट्स की बात करें तो यहाँ पे आ गया सबसे पहले पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूशन अकाउंट्स, पार्टनर करंट अकाउंट, पार्टनर से रिलेटेड डिटेल्स जाएगी। इसके बाद यहाँ पे होगा बेसिकली इसमें आप मान लो कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट की डिटेल है। उसके बाद यहाँ पे होगा नोट्स के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस कितना हुआ, कैपिटल रिजर्व कितना है, बोरोइंग कितना है, लोन्स पेबल कितना है, अनसिक्योर्ड लोन कितना है, लोन्स पेबल ऑन डिमांड्स कितना है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या है। फिर उसके बाद यहाँ पे है अपना अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्रोविजंस, कोई एम्प्लॉयज़ बेनिफिट्स है वो, ट्रेड पेबल्स, इसके अलावा अदर करंट लायबिलिटीज़ ये सब। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाता है अपना एसेट्स की डिटेल जाएगी, फिक्स एसेट्स की डिटेल, प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी में कितना आपने एसेट्स होल्ड किया हुआ है उसकी डिटेल्स। फिर उसके बाद आ जाएगा अगला यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट एसेट्स का, अदर इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवल्स, अदर इन्वेस्टमेंट आ गया। फिर उसके बाद ग्रैंड टोटल आ गया, लोन इन एडवांस आ गया, लोन इन एडवांस आ गया, यहाँ पे ट्रेड रिसीवल आ गया, कैश इन बैंक आ गया, बैंक अदर बैंक बैलेंस आ गया, अदर करंट एसेट्स आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पैकिंग मटेरियल्स, अदर मटेरियल्स आ गया, परचेज ऑफ स्टॉक्स आ गया, फाइनेंशियल कॉस्ट आ गया, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइज एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस आ गया। तो इस प्रकार से ये जो बैलेंस शीट है वो बनानी होगी आपको, ठीक है, जहाँ पे आपको कंपनी के अकाउंटिंग पॉलिसीज़, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी फॉलो करना होगा जो ICAI ने बताया है उसके अकॉर्डिंग। और दोस्तों अगर आप इस बैलेंस शीट फॉर्मेट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।